हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LGR स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले IIT प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको बता दें बच्चों कि आज ये जीएस का 12वां क्लास है। इससे पहले जीएस का 11 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जा कर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और आपको बता दें बच्चों कि आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो कि पिछले कई बार से जो है IIT प्रवेश परीक्षा में पूछे जा रहे हैं इस तरह के प्रश्न। तो ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा जो है वो मिल सके। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं आपका बिना समय गंवाए हुए। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर जो है वो किसके बराबर होती है। तो देखिए बच्चों, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है ना, वो आपका होता है परिणामी बल के, ठीक है, परिणामी बल के बराबर होता है। तो सी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें बच्चों कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, ठीक है, न्यूटन के गति के तीनों नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुसार जो है संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपी परिणाम बल के जो क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि ये जो होता है बच्चों वो परिणामी बल के क्या होता है बराबर होता है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। यहाँ पे 4 पदार्थ का नाम आपको दिया गया है। किस पदार्थ में जो है वह ध्वनि की गति जो है सबसे धीमी होती है, मतलब सबसे कम होती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस चीज़ में जो है ध्वनि की गति कितनी स्पीड होती है। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ध्वनि में जो गति है बच्चों वो कितनी धीमी होती है, ये खुद आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं कांच में, ठीक है। कांच जो होता है ना बच्चों, उसमें जो ध्वनि का चाल आपका होता है वो 2000, ठीक है, 2000 से लेकर के 6000 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों जल में, तो जल में जो ध्वनि का चाल होता है आपका वो 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ठोस में, तो ठोस में इसका जो चाल है बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठोस में इसका होता है 3300, ठीक है, 3300 से 5000 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 3300 से 5000 मीटर प्रति सेकंड जो है इसकी चाल होती है। अब बात करते हैं कि वायु में, तो वायु में जो इसका चाल होता है ना बच्चों, वायु में जो इसकी चाल होता है वो होता है 331.2 मीटर प्रति सेकंड। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति जो है वो सबसे धीमी होती है। तो देखिए यहाँ इसके अनुसार आपका क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा ना, क्योंकि वायु में देख सकते हैं 331.2 मीटर प्रति सेकंड जो है ध्वनि की गति होती है। तो ये आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अगर अधिकतम पूछता तो सबसे अधिक देखिए कहाँ पे होता है, तो कांच में जो है सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति जो है वो स्पीड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 3 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है। सीधा सीधा आपको यहाँ पे रेडियो सक्रिय स्रोत का इकाई पूछा जा रहा है। तो रेडियो सक्रिय स्रोत की जो इकाई होती है बच्चों वो होता है आपका बैकुरल। क्या होता है? बैकुरल होता है। एक वैज्ञानिक का नाम था बच्चों, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, हेनरी बैकुरल। आप लोग नाम हो सकता है सुने होंगे, हेनरी बैकुरल, ठीक है, बैकुरल। इन्हीं के नाम पे बच्चों ये जो है आपका रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई जो है वो क्या होता है आपका बैकुरल होता है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर। पूछा जा रहा है रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग जो है वो शामिल है। तो देखिए बच्चों, रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में जो शामिल होता है ना बच्चों वो होता है आपका गंधक। गंधक के साथ एक और जो है वो होता है सल्फर। गंधक और सल्फर जो है शामिल होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गंधक दिया गया है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर। पूछा जा रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस एक को ट्रांसजेंडर गैस जो है कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक गैस को ट्रांसजेंडर गैस भी जो है वो कहा जाता है। देखिए बच्चों,
तो यहाँ पे आर्गन, नियॉन, जिनॉन और नाइट्रस ऑक्साइड दिया गया है। तो इसमें से जो आपका ट्रांसजेंडर गैस कहा जाता है ना, वो कहा जाता है जिनॉन को। किसको कहा जाता है? जिनॉन को कहा जाता है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें बच्चों, जिनॉन को हम लोग XE से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? XE से सूचित करते हैं। और इसकी परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 54 होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। इसके बारे में कुछ और आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो गैस होता है ना बच्चों, ये आपका रंगहीन होता है। पहला बात क्या होता है? ये आपका रंगहीन होता है। उसके अलावा बच्चों ये आपका भारहीन होता है। ठीक है, इसमें भार भी नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो है बच्चों ये क्या होता है? आपका गंधहीन भी होता है। क्या होता है? जेनोन जो होता है बच्चों वो आपका गंधहीन भी होता है। तो ये सारी जानकारी जो है आप लोग ध्यान रख सकते हैं। गंधहीन नोबेल गैस है आपका ये। ठीक है, तो इसको बच्चों ट्रांसजेंडर गैस के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जिनॉन को। तो सी आंसर है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है इसमें कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। ये प्रश्न दोस्तों VVI है, कई बार पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है ना बच्चों, वो होता है आपका हीरा। क्या होता है? हीरा होता है। तो ए आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। पूछा जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा मृदु है। ठीक है, सबसे अधिक जो है मृदु इसमें से कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, सबसे अधिक मृदु के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें से सबसे अधिक मृदु कौन है? तो देखिए बच्चों, सोडियम जो है ना आपका, वो सबसे क्या होता है? अधिक मृदु होता है। इसका ये कारण है बच्चों, सोडियम इसलिए मृदु धातु है क्योंकि इसमें क्या होता है, आसानी से इसको काट सकते हैं चाकू से। ठीक है, और आपको सोडियम जो है वो वायु की उपस्थिति में एक ज्वलनशील पदार्थ है। इसको क्या कर सकते हैं? वायु में आप नहीं रख सकते। जैसे ही आप वायु में रखेंगे तो ये क्या होगा? जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिए, तैयारी कीजिए। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, PDF LGR स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं? इसको रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए? इसको अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है यहाँ पे मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है। देखिए मस्तिष्क का सोचने वाला जो मुख्य भाग है बच्चों, वो कौन सा है? तो देखिए मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग होता है ना बच्चों, वो कहलाता है आपका अग्र मस्तिष्क। क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क ये जो है आपका कहलाता है। ठीक है, आपको बता दें बच्चों कि अग्र मस्तिष्क जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। ठीक है, ठीक है, और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि यह मानव में अन्य जंतुओं की अपेक्षा क्या होता है? अधिक विकसित होता है। मानव का जो अग्र मस्तिष्क होता है बच्चों, वो अन्य जंतुओं की अपेक्षा क्या होता है? अधिक विकसित होता है। तब तो हम लोग इतना सोच पाते हैं। ठीक है, ठीक है, तब तो इतना सोच पाते हैं। और सोचने का जो भी काम आपका करता है वो क्या करता है? आपका अग्र मस्तिष्क ही करता है। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ पे होता है बच्चों? अग्र मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क के आगे के भाग में होता है। ठीक है, अगला भाग में ये होता है आपका, ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो क्या होगा? सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। ये काफ़ी VVI प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। मूत्र जो भी विसर्जित करते हैं उसमें कौन सा विटामिन जो है वो आपका उत्सर्जित होता है। तो देखिए बच्चों, एक बात आपको हम बताते हैं कि शरीर के अस्तित्व के लिए, ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए दोस्तों 13 विटामिन की जरूरत पड़ती है। कितनी विटामिन? 13 विटामिन की क्या होती है बच्चों? ठीक है, जरूरत होती है, जिसमें से आपका 9 विटामिन जो है आपका जल में पाया जाता है। 9 विटामिन कहाँ पे पाया जाता है? जल में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। 13 विटामिन में से 9 विटामिन जो है आपका जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जिनकी कोशिकाओं को जो है आवश्यकता होती है, 13 विटामिन को आवश्यकता होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसमें जो घुलनशील होते हैं ना बच्चों, तो इसमें से क्या होता है, जब आप मूत्र करते हैं तो उसमें क्या होता है? उत्सर्जित होता है कुछ पदार्थ वहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ होता है ये आपको बताना है। तो उसमें जो उत्सर्जित होता है ना आपका, वो होता है विटामिन B और विटामिन C। कौन सा? विटामिन B और विटामिन C जो है आपका उत्सर्जित होता है। तो डी आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये जो है मूत्र में घुल करके उत्सर्जित होता है। ये जो विटामिन है आपको पानी के थ्रू मूत्र में घुल करके क्या होता है? उत्सर्जित आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा? डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है 10 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है। इसमें से जितने 4 जो रोग का नाम दिया गया है, इसमें से कौन ऐसा रोग है जो किसके कारण होता है बच्चों? विषाणु के कारण होता है। ये आपको बताना है। 10 का आंसर करेंगे। तो ये जो होता है बच्चों ना, इन्फ्लुएंजा का नाम आप लोग सुनेंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंजा ये जो होता है बच्चों, ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण जो है आपका होता है। इसका एक शॉर्टकट नाम भी है फ्लू। फ्लू का नाम आप लोग सुनेंगे ना, फ्लू, इसको फ्लू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है बच्चों? विषाणु के कारण जो है ये आपका होता है। ये क्या करना है आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
ये बीमारी जब भी किसी को होता है, इसमें सामान्यतः क्या होता है, शरीर का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, मतलब आपको ज़्यादा फीवर आएगा, ठीक है, मांसपेशियां में दर्द होगा, में जो है नाक बहना स्टार्ट हो जाएगा, सिर दर्द होगा, ये सब कारण जो है आपको दिखने लगेगा जब ये आप बीमारी आपको किसी को होगा तो, ठीक है। वैसे भगवान करे किसी को कोई बीमारी ना हो भाई, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो क्या होगा, सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 11 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है, ठीक है। यहाँ जो 4 जंतु का नाम दिया गया है बच्चों, उसमें से कौन जंतु जो है वो त्वचा के द्वारा जो क्या करता है, श्वसन अपना करता है, ठीक है। त्वचा उसमें क्या है, श्वसन अंग है उसका। 11 का आंसर करेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मेढक, ठीक है। मेढक का जो त्वचा है बच्चों वो एक श्वसन अंग का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि बच्चों मेढक जब जल से बाहर रहता है तो उसकी त्वचा क्या होती है, त्वचा की जो म्यूकस होती है ना, वो ग्रंथियों से नम कर देती है, जिससे वो वातावरण में ऑक्सीजन को अवशोषित कर आसानी से क्या करता है बच्चों, श्वास जो है वो अपना लेता है। साथ ही साथ वो अपनी नसिका से भी श्वास लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका जो त्वचा है ना बच्चों, वो क्या करता है, श्वसन अंग का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 नंबर पूछा जा रहा है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव है, ठीक है। कमरे की ताप पे कौन सी धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो देखिए, तो कमरे की ताप पे वो धातु है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है बच्चों कमरे की ताप पे क्या किया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब इसको Br से सूचित करते हैं, क्या करते हैं, इसको Br से हम लोग सूचित करते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर पूछा जा रहा है, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है बच्चों, आपका 20 है, तो इसका संयोजकता पूछ रहा है। देखिए, तो इसका परमाणु संख्या सबसे पहले कितना दे दिया, 20 दे दिया, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है बच्चों, वो आपका 2 8 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इसका जो आपका होगा ना, इसका जो संयोजकता होगा बच्चों, वो आपका 2 ही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखिए बच्चों, शुद्ध जल जो आपका होता है ना, शुद्ध जल जो होता है बच्चों वो उदासीन होता है, ठीक है। शुद्ध जल जो होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, उदासीन होता है, ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शुद्ध जल हम क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है, तथा उदासीन का विलयन का जो पीएच मान होता है बच्चों, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो हमेशा कितना होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। तो शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होगा बच्चों, 7 ही होगा। तो सी आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों कि शुद्ध जल क्या होता है, आपका उदासीन होता है, ठीक है। और हम क्या होता है बच्चों, उदासीन जो भी विलयन होता है, उदासीन जितने भी विलयन है सभी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इस अनुसार आपका शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग VVI जो है लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होगा बच्चों वो क्या होगा बताइए। तो देखिए बच्चों, खाने के सोडे को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं ना, क्या इसको बोलते हैं, सोडियम, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा बच्चों वो होगा आपका NaH, ठीक है, CO3। देखिए NaCO3 कहाँ पे है, बी में है, तो बी आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर पूछा जा रहा है, इसमें एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, आवर्त सारणी में इसका स्थान होगा। तो इसका जो स्थान होगा बच्चों आवर्त सारणी में वो कहाँ पे होगा, तो इसका जो स्थान होगा ना आवर्त सारणी में वो आपका आवर्त 3 में वर्ग 7a में होगा। कहाँ पे, आवर्त 3 के वर्ग 7a में जो है इसका स्थान होगा। तो सी आंसर आपका क्या होगा, 16 का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है, निम्न में से किस पर जो है ऋणावेश होता है। तो देखिए, हमेशा बच्चों बीटा कण जो होता है ना उस पर क्या होता है, आपका ऋणावेश होता है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है, पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है। तो पॉलीथीन जो आपका बहुलक है बच्चों वो एथीन का है। किसका है, एथीन का ये बहुलक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होते हैं। आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, आप बाल्टी में क्या करना, आप पानी रख देना और उसमें जैसे ही आप कोई छड़ को रखेंगे ना, सीधा छड़ को, तो वो आपको क्या होगा, मुड़ी हुई प्रतीत होगा, टेढ़ा आपका प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है, तो देखिए बच्चों, इसका जो कारण है ना, मेन कारण वो है आपका अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ये क्या होता है बच्चों, आपका मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ये आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल ही सीधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 70 नंबर पूछा जा रहा है, एक तरंग की चाल जो है आपका 330 मीटर प्रति सेकेंड तथा तरंग दैर्ध्य 3 मीटर हो तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। यहाँ पे देखिए बच्चों दो चीज़ आपका दे दिया है। पहला आपका भी दे दिया है, कितना भी दे दिया है आपका 330 मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरा आपका क्या दे दिया है, दूसरा जो आपका दे दिया है लेमडा दे दिया है। ठीक है, लेमडा का मान आपका कितना दे दिया है बच्चों, दे दिया है आपका 3 मीटर दे दिया है। और आपसे पूछा जा रहा है इसका आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति को हम लोग एन से सूचित करते हैं ना, होता है आवृत्ति बराबर क्या होता है आपका वी बाई लेमडा होता है, वी बाई लेमडा होता है। तो देखिए वी आपका दिया है 330 मीटर प्रति सेकेंड और लेमडा आपका दिया है 3 मीटर, कितना दिया है 3 मीटर जो है आपको दिया हुआ है। तो जब आप इसको करेंगे तो कितना होगा 3 11 110 प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 110 जो है 110 मीटर प्रति सेकेंड आपका हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे है 110 प्रति सेकेंड, तो बी आपका दिख रहा है, तो बी आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल आपका नहीं पूछा जाता है। इसको क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है 1 किलोग्राम की वस्तु, ठीक है 1 किलोग्राम की वस्तु, ठीक है 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, कितना है 1 जूल है, तब जो है उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, यहाँ भी आपको दो चीज़ दे दिया गया है बच्चों इसमें। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसकी चाल पूछी जा रही है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा को बच्चों हम लोग बड़ा के से सूचित करते हैं, और गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², 1/2 mv² जो है गतिज ऊर्जा बराबर आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका m का मान दे दिया है 1 kg, ठीक है, और k का मान आपका दिया है 1, k का मान कितना दिया है काइनेटिक इसका जो है 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं, k का मान 1 दिया हुआ है और 1/2, और m का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, m का मान जो है वो 1 दिया हुआ है। ठीक है, 1 kg तो 1। ठीक है, उसके बाद देखिए v² दिया हुआ है, तो v² का ही मान तो हमको निकालना है। तो जब v² को इस साइड रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v² को अगर हम इस साइड रखेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, ये 2 है 1/2, अब जब इधर आएगा तो क्या होगा, ये भाग में चल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो v² बराबर आपका कितना आ गया 2, या फिर v का मान निकालेंगे तो √2 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और √2 को जब आप बाहर करेंगे बच्चों तो 1.4 मीटर प्रति सेकंड ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1.4 मीटर प्रति सेकंड कहीं पे आपको दिख रहा है, यस सर दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही क्या होगा, सही हो जाएगा। उसका जो चाल होगा बच्चों 1.4 मीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूनतम संभव ताप है। ठीक है, तापमान का जो न्यूनतम ताप है वो कितना संभव हो सकता है। तो देखिए ताप बराबर के बराबर एक फार्मूला है, तो बच्चों C+273। ठीक है, जब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, के बराबर अगर हम 0 रखेंगे, न्यूनतम तभी तो होगा, अगर के बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, के बराबर अगर 0 रखेंगे तो सी इधर जाएगा, तो सी बराबर क्या होगा -273 होगा कि नहीं, सी बराबर आपका -273 डिग्री सेल्सियस जो है हो जाएगा। तो न्यूनतम ताप कितना संभव है, -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे इसमें कुछ भी, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, फिर हम उस पर क्या करेंगे जो है चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगला देखिए 23 नंबर पूछा जा रहा है, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। ठीक है, किसी ग्रह की सतह पर जो है जी का मान कहाँ पे निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों, किसी ग्रह की सतह पे जो है ग्रेविटी का जो मान है बच्चों वो आपका निर्भर करता है द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पे। किस में निर्भर करेगा, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पे निर्भर करेगा। क्योंकि देखिए जी बराबर आपका क्या होता है, जी बराबर होता है, एक सेकंड रुक जाइए, ये थोड़ा बहुत फार्मूला भी आपको क्या करना ध्यान रखना, जी बराबर होता है बड़ा GM/r²। तो देख सकते हैं ये किस पे, द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान और त्रिज्या क्या है दोनों पे क्या कर रहा है, यहाँ डिपेंड कर रहा है। तो सी आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, थोड़ा लंबा चौड़ा दिखने में लग रहा है प्रश्न, लेकिन ये भी काफ़ी सिंपल प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं, क्योंकि बताइए। जो भी ठंडे प्रदेश होते हैं बच्चों वहाँ पे क्या होता है, जो जल की पाइप बिछाई रहती है नल वाला पाइप, वो क्या होता है ठंडे महीने में फट जाता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि तापक्रम जो है कम होने से क्या होता है, बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। जैसे ही तापक्रम कम होता है, कहीं कहीं ठंडे प्रदेश में 0 डिग्री सेल्सियस भी जो है तापक्रम पहुंच जाता है, माइनस में भी आपका पहुंच जाता है तापक्रम। तो उस दौर में क्या होता है बच्चों, तापक्रम कम होने पर बर्फ का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। जैसे ही बर्फ का आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, पाइप जो है स्वाभाविक है कि फटेगा। तो बी आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर, पूछा जा रहा है
एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ जो है चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, तो त्वरण का मान क्या होगा। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग जो है दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग जो है यू से हम लोग सूचित करते हैं, तो यू आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है। और अंतिम वेग जो भी है बच्चों, ये भी आपको कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर प्रति, ये मतलब 0 से शुरू होकर के ये 10 मिनट के अंदर कितना कर दिया बच्चों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का जो स्पीड है वो आपका पकड़ लिया, ठीक है। तो आपका यू और भी यहाँ पे आ गया। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम आप देख सकते हैं दिया जो हुआ है टाइम वो मिनट में दिया हुआ है, तो हम टाइम को क्या करते हैं सेकंड में इसको हम बदल देते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं, ठीक है। तो इसको जब ये भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो इसको आप किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से भाग देंगे ना, तो 40 गुने 5/18 कीजिए, तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 100/9 मीटर प्रति सेकंड जो है आ गया। ये आपका भी को हम लोग क्या किए बच्चों, इसमें बदल लिए मीटर प्रति सेकंड में। उसी तरह से आप टी टाइम को भी क्या कीजिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो टी आपका दिया हुआ है कितना, 10 मिनट दिया है ना, 10 मिनट दिया है ना। इसको अगर आप मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 10 गुने 60 करेंगे तो ये कितना होगा, 10 गुने 60 करेंगे तो ये 600 सेकंड आपका हो जाएगा। 600 सेकंड आपका हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सर जी हो जाएगा। तो अब देखिए अब त्वरण बराबर निकालिए। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण को ऐसे सूचित करते हैं छोटा ऐसे, तो त्वरण बराबर आपका होता है v माइनस यू बाई टी। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। त्वरण बराबर होता है आपका v माइनस यू बाई टी। तो देखिए v आपका दिया हुआ है कितना, 100/9 और u जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पे आपको 0, ठीक है। और नीचे में t कितना आ गया, 600 आ गया। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो देखिए ये 100 ऊपर में 100, अब 9 को नीचे ले आते हैं, 600 गुने कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कटा, तो 1/54 आपका हो गया, हुआ कि नहीं, 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है आपका हो गया। तो देखिए 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहीं पे आपको दिख रहा है, यस सर दिख रहा है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल था। अगर आप इसको भगा के देखें या फिर पूरे अच्छे से नहीं देखें तो इसको आप लोग शुरू से जरूर एक बार देख लीजिए, ठीक है। या फिर समझ नहीं आया तो फिर इसको आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और कोई डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट में बताइए, आपका सोल्यूशन जो है किया जाएगा। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपको बता दें कि अगर आप लोग कम समय में और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा रैंक मिले, आप जो ट्रेड लेना चाहते हैं वो ट्रेड आपको मिले, तो आपको तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप अच्छे से तैयारी और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली फॉर 499 रुपये इसका जो है प्राइस रखा गया है। आपको ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कीजिए, कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आपकी पूरी सहायता जो है वो की जाएगी। क्योंकि बच्चों आप जो है आपके एग्जाम में 2 मंथ से भी कम का टाइम जो है बचा है, तो इतना कम समय में आपको तैयारी करने के लिए ये कोर्स जो है काफ़ी ही मददगार साबित हो सकता है, ये ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर से LGR स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। ये जो आप दिख रहा है, जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखना है LGR स्टडी ऐप। जैसे लिखेंगे तो ये 2 एप्लीकेशन आपके सामने आएगा। दोनों एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। एक व्हाइट लोगो में दिख रहा है और दूसरा जो है आपका रेड लोगो में दिख रहा है। दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। आप बोलेंगे सर दोनों एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करें, तो देखिए बच्चों ये जो आपका रेड वाले एप्लीकेशन है ना, इसमें आपको 2 फीचर मिल रहा है। पहला तो पेड कोर्स का, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो क्लास का PDF है, यूट्यूब पे जितने भी क्लास होते हैं बच्चों उसका PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो PDF नोट दिख रहा है इसी के अंदर सारे PDF डाले जाते हैं, फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 फीचर यहाँ पे मिला। उसके बाद जो व्हाइट वाला एप्लीकेशन है बच्चों ये वाला, इसमें आपको फ्री में ई बुक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल जो है फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे आप फ्री में ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे पाएंगे और आप देख पाएंगे कि जितने भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपका स्थान कितना है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों 10,000 से भी अधिक बच्चे जो है टेस्ट देते हैं, तो आपका रैंक जो है वहाँ पे पता चल पाएगा कि 10,000 में आपका रैंक क्या है, ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल किसी नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू।